अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ हमें क्या बताता है और इसका क्या फायदा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसके गिर्द मैंने वो कंपसेस जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं वो अरेंज करके रखती हैं। अभी इस वायर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ तो इसमें से करंट पास करेगा। जरा गौर कीजिएगा, मैग्नेटिक कंपसेस ने फौरन से डिफ्लेक्शन दी, और इनकी ये जो डिफ्लेक्शन है अगर आप गौर से देखें तो वो हमें बता रही है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपसेस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं। यहां भी उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ही डिटेक्ट किया है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको 3D में भी दिखाया था, कुछ इस तरह से। यहां हमारे पास वही करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके गिर्द मैग्नेटिक कंपसेस पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहां पर इन सारे मैग्नेटिक कंपसेस के एक के नॉर्थ को दूसरे के साउथ से, फिर उसके नॉर्थ को अगले के साउथ से इस तरह से जोड़ूं तो आई विल गेट अ सर्कल। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट वाले कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर प्रोड्यूस होती हैं। और आप गौर करें तो ये जो मैग्नेटिक कंपसेस हैं, इनकी जो नीडल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट है। देखें आपने, तो ये है वो एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां हम लोगों को अब क्या देखना है, आज हमें ये देखना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो हमने देख लिया कंपस से, लेकिन किसी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन को आंसर किया इन हजरत ने जिनका नाम है एम्पेयर, और इसीलिए इस लॉ को हम एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ अभी हमें नहीं पता चला, लेकिन उसकी अफादियत, उसका फायदा पता चल गया है। अगर हमें किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर वो फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए बेहतरीन चीज हमारे पास क्या है, एम्पेयर्स लॉ। तो ये एम्पेयर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है पहले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन। तो यूजिंग एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं। अरे याद है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड का एक नया नाम बताया था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, बी को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी होगी ये फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या है, एम्पेयर्स लॉ है। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ या एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। ये लॉ क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। मिसाल के तौर पर यहां पर आपके पास कुछ सिनेरियो नजर आ रहे हैं। ये पहले सिनेरियो को जरा आपने देखना है, ठीक है। इस पॉइंट पर लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और उसको मैंने ब्लैक एरो से शो किया हुआ। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पूरी ग्रीन लाइन है जिसकी लेंथ है डेल्टा एल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पर तो बी है, पूरी लेंथ डेल्टा एल पर कितना होगा, तो आप बड़े सिंपल तरीके से बताएंगे सर वो तो बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल होगा। जाहिर है एक पॉइंट पर बी है और डेल्टा एल लेंथ है, तो पूरी अगर आपने उस लेंथ पर फाइंड आउट करना है तो बी को मल्टीप्लाई कर दें, है ना। अच्छा, अब जरा इमेजिन करें कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है लेकिन एरो की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये सिनेरियो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। तो अब मैं कहता हूं कि मुझे इस पूरी लेंथ डेल्टा एल पर फाइंड आउट करना है। अब आप एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, पता है वो एक्स्ट्रा काम क्या है। पहले आप देखेंगे जो पहली वाली मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें तो जो ब्लैक एरो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर ही है, लेकिन अब आपका जो ब्लैक एरो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस बी के दो कंपोनेंट्स बना देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये जो कंपोनेंट आएगा जो ग्रीन लाइन के ऊपर है, आपको मालूम है ना ये बी कॉस थीटा होगा। अब आपको पता चल गया कि ग्रीन लाइन की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पर वो बी कॉस थीटा है, लेकिन ये तो एक पॉइंट पर है उस डायरेक्शन में। अगर आपको पूरी लेंथ डेल्टा एल में फाइंड आउट करना है तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया था, एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लाइन की डायरेक्शन में उसको पूरी लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई किया था। तो अब जो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है
उस डायरेक्शन में ग्रीन लाइन की, वो बी कॉस थीटा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी लेंथ डेल्टा एल से। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी डेल्टा एल कॉस थीटा। लेकिन आपको मालूम है हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ तो मैं उसे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं। इसी तरह अगर बी डेल्टा एल कॉस थीटा लिखा है तो मैं उसे बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं। देखा आप लोगों ने, बी डॉट डेल्टा एल आ गया यहां पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जरा देखें एक और सिनेरियो को। अब ये जो निचला सिनेरियो सबसे एंड पर है, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर भी आप वही काम करें। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर पूरी इस लेंथ डेल्टा एल में फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पूरे एलिमेंट में, तो अब उसमें इश्यू ये है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अब कुछ और है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है। इनफैक्ट उनका एंगल भी चेंज हो रहा है, जिनको मैं नाम दे रहा हूं θ1, θ2, θ3। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एंगल भी चेंज कर रहा है। अब आपने अगर पूरी ग्रीन लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? अब आप एक काम करेंगे, आपको मालूम है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो यही वाला चल रहा है ना, B1 है ना, यहां से यहां तक। तो आप इसको एक अलग एलिमेंट कह देते हैं डेल्टा L1। फिर आप देखते हैं ये जो B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां तक तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो इसको डेल्टा L2 कह देते हैं, और इस एलिमेंट को डेल्टा L3 कह देते हैं। और अपनी वही कैलकुलेशन जो पूरी एक ग्रीन लाइन में हम पहले अप्लाई कर रहे थे, अब हम कहां अप्लाई करेंगे? अब हम उसको अप्लाई करेंगे इन एलिमेंट्स में जिसमें हमने उसको डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया समझ ला कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। तो अब क्या करेंगे आप? यहां का बी डॉट डेल्टा L1 अलग निकालेंगे, उसे मैं कह देता हूं B1 डेल्टा L1, ठीक है। फिर इसका बी डॉट डेल्टा L अलग निकालेंगे क्योंकि B2 है, डेल्टा L2 है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आ चुके ना। और इसी तरह से इस सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट अलग निकालेंगे, ठीक है। लीजिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, चाहे सेंस बनाती है नहीं बनाती कोई मसला नहीं है, ये समझना जरूरी है, तो फिर हम आपको एम्पियर्स लॉ समझा सकते हैं, ठीक है। लीजिए, अब एम्पियर्स लॉ में एम्पियर हमें क्या कहता है? अब एम्पियर ये कहता है कि सबसे पहले तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें से करंट पास करे। भाई करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आप मेजर करेंगे एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करके, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें से करंट पास करो। जैसे मिसाल के तौर पर यहां अगर आप लिखें, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है और हम जानते हैं कि सोलेनॉइड में से करंट पास करता है, तो अगर आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सोलेनॉइड अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि उसमें से करंट पास करे, उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, उसमें से भी करंट पास करता है, उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आसान रखने के लिए आज का काम क्या करते हैं, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही सपोज करते हैं। इस तरह का स्ट्रेट कंडक्टर होगा, और अब स्ट्रेट कंडक्टर जो होगा ये तो हमारे पास आगे इसमें से करंट पास करोगा। दूसरा स्टेप क्या है? वो कहता है अब आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द एक लूप बनाना है। मैंने कहा एम्पियर लूप क्यों बनाना है? उन्होंने कहा भाई आप चुप करके सुने, लूप आपको बनाना है। चले, अब अगला सवाल ये फिर मैंने कहा कि भाई लूप बनाना है तो कैसा लूप बनाऊं? उसने कहा जैसा मर्जी बना लो, बस एक शर्त है, वो जो करंट एलिमेंट है जैसे यहां कंडक्टर है वो उस लूप में से पास करना चाहिए। मैंने कहा जैसा मर्जी बना लो। ने कहा भाई जैसा मर्जी बना ले। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं जरा कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाता हूं। तो मैंने बनाया जी ये वाला लूप, लेकिन मैंने शर्त पूरी की है। देखें, जो हमारे पास कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो इस लूप में से पास कर रहा है। याद रखिएगा इसको लूप क्यों बोला है, क्योंकि ये अगर यहां से शुरू हो रहा है, चलते 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 यहां खत्म हो रहा है तो क्लोज हो रहा है। तो ये क्लोज लूप होना बहुत जरूरी है। इस वक्त इसमें से क्योंकि कंडक्टर भी पास कर रहा है तो ये वो शर्त पूरी कर रहा है जो एम्पेयर ने बोला है। इसे हम एम्पेयरन पाथ कहते हैं। ये जो लूप मैंने बनाया है ये एम्पेयरन पाथ है, और ये जैसा भी हो सकता है क्लोज होना चाहिए और इसके अंदर से करंट पास कर रहा हो। जैसे अभी देखें, इसमें से करंट जब पास करेगा तो वो लूप के अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। लीजिए, ये शर्त भी पूरी हो गई।
अब अगली शर्त क्या है? अब अगली शर्त उसने कहा कि अब आपने छोटे छोटे स्टेप्स बना लेने इस लूप के, छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लेने। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करना है? उसने कहा भाई पहले जब मैंने यहां आपको कहा था कि छोटे छोटे लूप्स बनाए तो आपने पूछा था, है ना, यहां पर जरूरत महसूस हुई थी तो हमने क्या किया था, पूरे लूप को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया था ना। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, यहां पर भी उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखें मैंने ऑलरेडी उसको किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? तो इसको मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है। और हम किसी एक एलिमेंट पर फोकस करते हैं, ये देखें जी, देख रहे हैं? अब उसने अगली बात कही मुझे, वो ये कि अब आपने हर छोटे एलिमेंट पर, सपोज ये वाला जो एलिमेंट है, इसमें आपने बी डॉट डेल्टा एल निकालना है, वो जैसे पहले हमने निकाला। फिर आपने इसमें बी डॉट डेल्टा एल निकालना है, फिर आपने इसमें बी डॉट डेल्टा एल निकालना है। मैंने कहा यार मतलब चले कर लेते हैं ऐसे। तो मैं सारे बी डॉट डेल्टा एल निकाल लेता हूं, उससे क्या होगा? उसने कहा अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। तो सारे बी डॉट डेल्टा एल निकाले आपने उस क्लोज लूप के जिसको आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसने कहा कि वो मुझे पता है कि क्या होगा। अब उसने कहा कि आपने जो पहले एलिमेंट का बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट किया उसको 1 कह दें, दूसरे एलिमेंट का जो बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट किया है उसे 2 कह दें, तीसरे एलिमेंट का जो बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट किया है उसे 3 कह दें, और करते 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 आप आखिरी एलिमेंट का जो बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे उसे n कह दें। तो आपको पता है वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट इनक्लोज्ड। ये आई करंट नहीं है, ये टोटल करंट इनक्लोज्ड है, वो करंट जो उसमें से पास कर रहा है लूप के अंदर से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात उसने बताई कि अगर आपका लूप क्लोज है और उस लूप में से करंट पास कर रहा है और आप उसके छोटे छोटे हिस्से बना लें और हर हिस्से में बी डॉट डेल्टा एल निकालें और सारे बी डॉट डेल्टा एल को ऐड करें, तो ये करने के बाद ये हमें पता है कि आंसर म्यू नॉट आई होगा। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं मैं, म्यू नॉट क्या है, आई क्या है। तो मैं इस इक्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं सारे बी डॉट डेल्टा एल को ऐड कर रहा हूं। तो मैं बी डॉट डेल्टा एल को जनरल टर्म बना देता हूं आर लिख के। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ये वाली बनाना चाहता हूं तो आर की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये वाली बन जाएगी, आर की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगी, आर की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म। और कहां तक पुट कर सकता हूं? जाहिर है आखिरी एन है तो एन तक लीजिए, सिग्मा के ऊपर मैं लिखूंगा एन। तो सिग्मा का मतलब होता है आपने सम करना है, ये समेशन है को शो करता है, सम करना है बी डॉट डेल्टा एल को और आर की वैल्यू 1 से लेकर आपने एन तक पुट करनी है। जब आप कर लोगे तो आपका आंसर म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता है, एम्पेयर को यानी कि पता है। ये है एम्पेयर्स लॉ जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, अब जरा इस इक्वेशन को ही मैं पढ़ूंगा तो एम्पेयर्स लॉ बन जाएगा। सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल, सारे बी डॉट डेल्टा एल का सम। कौन से बी डॉट डेल्टा एल? फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड। कौन से बी डॉट डेल्टा एल आपने लेने? वो सारे जो आपने लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया था ना, उस हर एलिमेंट का आपने बी डॉट डेल्टा एल लेना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारों का बी डॉट डेल्टा एल लेकर उनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे वो किसके बराबर आएगा? इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। म्यू नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, टोटल करंट इनक्लोज। और मजे की बात, एम्पेयर ने कहा लूप क्लोज होना चाहिए और अंदर से करंट पास करना चाहिए। ये रिजल्ट हर किस्म के लूप के लिए ट्रू है। तो इस लूप को, जो क्लोज लूप हम ड्रॉ करते हैं, वो तो जरूरी हो गया, उसके बगैर तो एम्पेयर्स लॉ हम नहीं अप्लाई कर सकते। उसे कहते हैं एम्पेयरन पाथ। एम्पेयरन पाथ क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी क्लोज लूप। ये ज़ाहिर है हमने कैलकुलेशन करने के लिए इमेजिन करना है। अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर through which Ampere's law is applied to conductor.
तो ये एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए आप इमेजिन करते हैं, उसे एम्पेयर इन पाथ कहते हैं। लीजिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए जरा म्यू नॉट आई को एक्सप्लेन करते हैं। आई क्या है? टोटल करंट इनक्लोज्ड। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारा जो लूप है उसको फिर से देखते हैं। इस लूप में से सपोज करें 3 एम्पेयर करंट पास करें, ठीक है, 3 एम्पेयर। तो इस वक्त आई यानी टोटल करंट इनक्लोज्ड कितना है? 3 एम्पेयर। अच्छा, एक और वायर इधर पड़ी हुई है लूप से बाहर, उसमें से भी 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। अब बताएं टोटल करंट इनक्लोज्ड कितना हुआ? 3 एम्पेयर। जो लूप से बाहर है वो करंट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो उस आई में नहीं आप ऐड कर सकते। तो आई क्या है? वो करंट है जो लूप में से पास कर रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता, देख रहे हैं आप लोग, अब इमेजिन करें इसमें से 2 एम्पेयर इधर जा रहा है, इसमें से 3 एम्पेयर इधर ऊपर को जा रहा है। अब बताएं आई क्या है? टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द लूप, और दोनों करंट्स लूप के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इस वक्त टोटल करंट इनक्लोज कितना होगा? 5 एम्पेयर्स। गॉट इट? अच्छा, इसी तरह एक और सिनेरियो देखें यहां पर। तो अब हमारे पास यहां 3 रॉड्स हैं, ठीक है, 3 कंडक्टर्स हैं। सपोज करें इसमें 2 एम्पेयर करंट ऊपर को जा रहा है, ये दरमियान वाले में से 4 एम्पेयर करंट नीचे को आ रहा है, और इसमें से 6 एम्पेयर करंट ऊपर को जा रहा है। अब टोटल करंट इनक्लोज कितना होगा? लूप में तो तीनों ही आ रहे हैं, जरा गौर करें, ऐसे है कि नहीं? तीनों ही लूप में आ रहे हैं। तो अब कितना करंट होगा? इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को नेगेटिव ले लेते हैं। तो 2 + 6 - 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पेयर। तो इस वक्त हमारे पास कितना करंट इनक्लोज है? नेट 4 एम्पेयर। तो ये पता चल गया आप लोगों को। अच्छा, तो म्यू नॉट आई में आई का तो पता चल गया। आई इज नॉट जस्ट करंट, इट इज द करंट इनक्लोज्ड इन योर एम्पेयर इन लूप, एम्पेयर इन पाथ। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि म्यू नॉट आई में तो आई टोटल करंट इनक्लोज था, ये म्यू नॉट क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखनी होगी। यहां पर आपको एक मैग्नेट नजर आ रहा है, जाहिर है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसी तरह से यहां पर आपको ये मैग्नेटिक चिप्स नजर आ रहे हैं जो पहले भी दिखाई, इनके अंदर आयरन के छोटे छोटे पीसीज हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दरमियान में एयर है। ऐसा लगता है जैसे एयर मैग्नेटिक फील्ड को इतना अच्छे से पास नहीं होने दे रहा। हम एक काम करते हैं, मैग्नेट और मैग्नेटिक चिप्स के दरमियान एयर की बजाय कोई और मीडियम ले आते हैं। जैसे सपोज करें मैं इनके दरमियान ले आता हूं आयरन का कोई पीस। तो जरा देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैं आयरन का पीस लेकर आया हूं तो आप देख रहे हैं अब अट्रैक्शन हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का, आयरन खुद मैग्नेट नहीं है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अच्छे से पास होने देते हैं और कुछ ज्यादा अच्छे से पास नहीं होने देते। जैसे आयरन ज्यादा अच्छे से पास होने देता है। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को शो करती हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितने अच्छे से अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं पास करने की। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। और ये जो म्यू लिखा है ये परमिएबिलिटी को शो करता है। लेकिन साथ जो नॉट लिखा हुआ है, जीरो छोटा सा, इसका मतलब है हम परमिएबिलिटी तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी? ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम या एयर, क्योंकि एयर और उसकी सेम होती है। ठीक हो गया जी? याद रखिएगा इसकी वैल्यू म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये है इसकी वैल्यू। तो एयर की परमिएबिलिटी आप देख रहे हैं बहुत कम है, 10⁻⁷, जबकि आयरन जो मैंने लिखा है पता है उसकी कितनी होती है? 10⁻⁻3। यानी अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट तो 5000 गुना ज्यादा होती है परमिएबिलिटी। इस वजह से इसने बहुत अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को पास किया। लीजिए, परमिएबिलिटी भी हमें पता चल गई। इसको मिक्स नहीं करना आपने एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था फ्री स्पेस का, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। ठीक है, तो ये बात आपके नोट्स में यहां लिखी हुई है, इसको जरा जल्दी से देख लें कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। लीजिए, अब हमें जो बात एम्पेयर ने बताई है उस सारी बात को हम अप्लाई करते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट पास कर रहा है, जाहिर है इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा
मैं इसके गिर्द किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब मुझे मालूम है इसके लिए मेरे पास एक ही टूल है और वो है एम्पियर्स लॉ। लेकिन एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसके गिर्द एक लूप बनाना है। लूप तो कैसा भी हो सकता है। तो मैं अभी एक सर्कुलर लूप इमेजिन करता हूं। ये मेरा एम्पेरियन पाथ है नंबर 1। उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने उस लूप को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। लीजिए, मैंने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एरो आपको नजर आ रहा है। अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है? हर एक पॉइंट पर मैंने बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, हर एलिमेंट के लिए, हर पाथ, छोटे से पाथ के लिए। अब मैंने क्या करना है? मैंने हर स्मॉल एलिमेंट के लिए बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, सबको ऐड करना है, क्योंकि मुझे पता है सबको ऐड करने पर आंसर म्यू नॉट आ जाएगा। तो चलिए जरा इसको जल्दी से करके देखते हैं। तो हमें अब बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, जो कि बी डेल्टा एल कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बी और डेल्टा एल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा ना आज, वो 0 बनेगा और कॉस 0 जो है वो 1 होता है। तो ये बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल। ठीक है, अब हमारे पास बी, पहले एलिमेंट का क्या होगा? B1 डेल्टा L1, दूसरे एलिमेंट का क्या होगा? B2 डेल्टा L2, तीसरे एलिमेंट का B3 डेल्टा L3, और करते करते आखिरी टर्म होगी Bn डेल्टा Ln। इस सब का सम होगा म्यू नॉट I के बराबर, है ना। अच्छा, अब एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है। B1, B2, B3 को अगर आप गौर से देखें तो वो भी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। भला कैसे? क्योंकि अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो वो करंट से इतने डिस्टेंस पर है, तो दूसरे पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो भी तो उतने डिस्टेंस पर है। तीसरे पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो भी उतने डिस्टेंस पर है, क्योंकि सर्कल बन रहा है तो सारे रेडियस तो एक जैसे होते हैं। तो डिस्टेंस सेम होंगे, दूरी एक जैसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी एक जैसी होगी। तो इसका मतलब हमें B1, B2, B3 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हम इसकी जगह B लिख सकते हैं। तो B डेल्टा L1, फिर B2 की जगह भी B लिख देते हैं, B डेल L2, फिर B डेल L3 अप टू B डेल Ln इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब B तो कॉमन आ रहा है सब में, तो मैं B कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या रहेगा? डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 अप टू डेल Ln इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब जरा देखते हैं डेल L1 क्या है? एक छोटे पाथ एलिमेंट का लेंथ है ना। डेल L2 क्या होगा? दूसरे पाथ एलिमेंट की लेंथ होगी। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास जो सारे पाथ एलिमेंट है, ये एक पाथ एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर मैं इन सब की लेंथ को ऐड करूं तो ये तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं बन जाएगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस तो 2 पाई r होता है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज जो है इसका सम कितना बनेगा? 2 पाई r सर्कमफेरेंस बन जाएगा। ये तो म्यू नॉट I। लीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? B फाइंड आउट करना। B को इधर रखें तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर R। लीजिए, हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी B कितना होगा, वो फाइंड आउट कर लिया। और यही हमारे पास एम्पियर्स लॉ का फायदा है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने देखा कुछ सिमिलैरिटीज, वो जो गाजेस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था और एम्पियर्स लॉ, उनमें है। गाजेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए होता था, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए होता है। गाजेस लॉ चार्जेस के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, और ये क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। फिर गाजेस लॉ में भी हम इमेजिनरी सरफेस एक लेते थे ना चार्ज के गिर्द, तो उसमें क्या होता था? चार्ज अंदर बंद करते थे और एक जो सरफेस लेते थे वो गाजियन सरफेस थी, और उसे हम 3D सरफेस होती थी वो। लेकिन आज हम लोगों ने जब बात की एम्पियर्स लॉ की, तो उसमें हम अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं करते, करंट इनक्लोज करते हैं पहली बार। और जब करंट इनक्लोज करते हैं तो बाहर 3D सरफेस नहीं 2D लूप होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कंपैरिजन की भी, इनको भी देख लीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।